मित्रों, जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के अंतर्गत मैंने पिछले जो विचारक रहे हैं उनके विषय में मैंने आपको क्लियर बताया था कि किस प्रकार से उन्होंने जो संप्रभुतावादी सिद्धांत, सामान्य इच्छा का सिद्धांत और जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक विचार के बारे में उन्होंने बताया था कि वो किस प्रकार से एक प्राकृतिक दशा से और वो सादे सीधे एक नागरिक समाज की जो बात करते हैं उनके बीच एक सामाजिक अनुबंध की बात की थी। तो उनके विषय में हमने क्लियर कर दिया था। और जो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक, मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत रहा है, काफ़ी अच्छे विचारक रहे हैं। ठीक, तो इनके बारे में अगर हम जानते हैं तो समझने का प्रयास ये करेंगे कि इन्होंने किन किन चीज़ों से प्रभावित रहे, इनके जीवन में कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से ये इनके जो विचार एक सामाजिक जीवन परिप्रेक्ष्य में इन्होंने विचारों को व्यक्त किया। और इन्होंने जो एक शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया है वो आज भी वर्तमान में अमेरिका जैसे देशों में है, भारत जैसे देशों में भी देखने को मिलता है, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं एक ओवरलैपिंग देखने को मिल जाती है। फिर भी इनके मॉन्टेस्क्यू विचार काफ़ी प्रासंगिक हैं और इनके जीवन की अगर बात की जाए तो जीवन में इन्होंने बहुत सारे विचारों से ये प्रभावित रहे हैं, जिनमें अगर आप देख सकते हो तो इनके मिल से भी ये प्रभावित रहे हैं। ठीक, और भी विचारक रहे हैं उनसे भी ये प्रभावित रहे हैं, लेकिन इनके जीवन की सबसे बड़ी गुणवत्ता ये रही है कि इन्होंने अपने सिद्धांत को एक सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में विस्थापित करने का प्रयास किया। ओके, तो यही कारण है कि इनके विचार कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से ये यही मानते थे कि व्यक्ति एक सामाजिक है, देन है, और व्यक्ति की समाज से ही क्या एक राज्य का निर्माण होता है। राज्य कोई अलग संस्था नहीं है। व्यक्ति जिस हिसाब से अपनी परिस्थितियों से जीवन व्यतीत करता है उसी के अकॉर्डिंग वो समाज ढल जाता है, तो और राज्य ही उसके अकॉर्डिंग ही ढलता है। राज्य कोई अलग संस्था नहीं है। जो मनुष्य के जीवन में प्रभावित होने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो कला कौशल हो या जीवन में किसी प्रकार की हो सकती हैं गतिविधियां ऐसी देखने को मिल जाएं जिससे वो सामाजिक जीवन प्रभावित होता है, वो भी एक प्रकार की राज्य से ही एक निपुणता देखने को मिलती है। यानी कि राज्य कोई अलग से नहीं है। जिस हिसाब से वो परिस्थितियाँ या कौशल विकास है, उनके रीति रिवाज हैं, वो जिस समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो राज्य की विशेषता भी उसी हिसाब से परिवर्तित होती है। राज्य कोई अलग कोई संस्था नहीं है। राज्य भी एक सामाजिक जीवन की ही देन, एक मतलब सामाजिक जीवन अभिव्यक्ति मात्र है राज्य। इसका अर्थ क्या हुआ थोड़ा समझते हैं। देखिएगा, पहले सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू बना लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या विचार दिए थे। उन्होंने शासन प्रणाली के अंगों के विषय में जानकारी दी थी कि शासन प्रणाली के क्या क्या अंग होते हैं। उनके अंतर्गत उन्होंने राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र और अभिजात तंत्र की जो व्यवस्थाएं की हैं, इनके अलग अलग उन्होंने तर्क बुद्धि से जो एक अलग अलग इनके विचार को प्रतिपादित किए हैं कि किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं होती हैं और ये राज्य में के द्वारा ही किस प्रकार से संचालित होती हैं। ओके, तो इनके जो एक पूरी एक स्टोरी सी रही है इनके जीवन में, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित जो किए हैं तो वो आज भी देखे जाएं तो बहुत सारे देशों में कहीं ना कहीं इनकी स्थिति देखने को मिल जाती है। जैसे इन्होंने संविधानवाद की भी बात की है तो संविधानवाद देखो मिलता है देखने के लिए। कानून संविधान की जो बात करते हैं वो भी मिलता है। प्राकृतिक कानून से ये ज़्यादा इतने प्रभावित नहीं रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक कानून को इन्होंने खंडित नहीं किया है। थोड़ा उन्होंने माना है लेकिन इन पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन सामाजिक कानून पे इनका एक पूरा एक जोर रहा है ताकि ये वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को ही उसमें एक ढाल सकें और सामाजिक जीवन की जितनी भी आकांक्षाएं हैं वो राज्य एक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही वो पूर्ण कर सकें। ठीक, थोड़ा समझते हैं। देखो क्या होता है कि कोई भी व्यवस्था होती है, कोई भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मानते हैं इसको ब्रिटेन के थे तो ब्रिटेन की जो एक वहाँ की व्यवस्थाएं थी तो वहाँ पे पहले राजतंत्र व्यवस्था थी। तो राजतंत्र जब वहाँ पहले था, वहाँ पे क्या था, राजतंत्र था ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जब राजतंत्र था तो यहाँ पर देखा जाए तो ये राजा भी देखा जाए एक प्रकार से अंकुश लगाने के लिए वहाँ पे एक व्यवस्था होती थी कुलीन वर्ग की।
उसे बोलते थे लाड सभा। लाड सभा जो हुआ करती थी वहाँ पे, ये कुलीन वर्ग की होती थी, ये सीधा सीधा वहाँ राजतंत्र को अंकुश लगाती थी। तो इन्होंने यही देखा कि जो राजा है यहाँ राजा की जो व्यवस्थाएं हैं वो सामाजिक जीवन में किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं, लोगों को किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं। क्योंकि उस समय व्यवस्था देखी जाए तो वो भी समाज देखा जाए तो 3 वर्गों में विभाजित था। वहाँ पे देखा जाए तो पहली बात तो यही थे कि सबसे उच्च वर्ग के लोग होते थे, लाड सभा वगैरह में जो आते थे। ठीक, राजतंत्र में तो राजा ही हुआ करता था। इसके बाद मध्यम लोग भी होते थे, और फिर एक जो सबसे नीचे के जो गरीब लोग होते थे वो देखने को मिलते हैं, पुअर। तो ये दो वर्ग थे, ये जो दो वर्ग थे इनके लिए वहाँ पे एक जनसाधारण, एक प्रकार से इसे हम कह सकते हैं, तो जनसाधारण सभा एक अलग थी। ठीक, लेकिन जनसाधारण सभा की इतना कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुलीन वर्ग तक ही राजा सीमित रहता था, और कुलीन वर्ग के आधार पर ये अपने कार्यों को संचालित करता था। और देश की व्यवस्थाएं थीं, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, या किसी भी आर्थिक तंत्र से जुड़ी हुई हों, उनको कहीं ना कहीं उनको पर्यवेक्षक के रूप में अगर वो निर्धारित करते थे तो इन कुलीन वर्गों को ही करते थे। इनको इतना ज़्यादा मसौदा नहीं तैयार करते थे, ना इनसे कोई राह वगैरह कोई ओपिनियन नहीं लेते थे। यही कारण है कि यहाँ पर देखा जाए तो इस राजतंत्र में देखा जाए तो ये लोग जो थे काफ़ी अपने आप को गरीब से वैसे भी व्यस्त थे, तो इनकी आर्थिक संसाधन ज़्यादा नहीं थे इन पे। तो ये जनसाधारण सभा थी, लेकिन इनका कोई औचित्य नहीं एक प्रकार से देख सकते हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये कुलीन वर्ग को मतलब दबाव डालते थे कि कुलीन वर्ग ऐसा राजतंत्र से कहे कि मेरा ऐसा कार्य है कुछ भी करने के लिए, लेकिन कुलीन वर्ग अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम करता था, राजा उन्हीं की ही बात मानता था। तो इनके बीच क्या हुआ, फिर राजा और जनता और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगा, और जिसकी वजह से वहाँ की राजतंत्र जो प्रणाली थी वो उखाड़ दी गई थी। ठीक, तो आपने पढ़ा हो जो ब्रिटेन की जो क्रांति हुई थी वो 1688 में जो क्रांति थी, वो क्रांति एक प्रकार से देख सकते हो कि गौरवपूर्ण क्रांति थी। गौरवपूर्ण क्रांति थी, इसमें किसी का कोई खून वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस यही है कि एक वैचारिक क्रांति थी, और लोगों के मतलब कि वैचारिक रूप में जो अपनी बातें रखी हर चीज़ में, वहाँ का जो लॉर्ड लॉर्ड जो विलियम था राजा शायद, तो उसकी जो सत्ता थी उसको उखाड़ दिया गया था। चार्ज, पहले लॉर्ड चार्ज भी वगैरह रहे हैं, जॉर्ज रहे हैं, जॉर्ज के बाद ये जो आए थे विलियम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो व्यवस्थाएं थीं, 1628 क्रांति हुई, क्रांति के बाद वहाँ पर एक व्यवस्था स्थापित की गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी, अब इस व्यवस्था को लेकर के वहाँ पर अपने अपने सिद्धांत दिए गए। तो बहुत सारे वैचारिक थे, और उन वैचारिक में एक मॉन्टेस्क्यू भी विचारक रहे हैं, जो उन्होंने उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में अपनी भूमिका निभाई। मॉन्टेस्क्यू ने क्या एक बात कही कि सबसे पहले इन्होंने शासन व्यवस्था के कई सारे अंग बताए थे। ठीक, तो अंग में उन्होंने लोकतंत्र को भी बताया, राजतंत्र को भी बताया, उसी के अंतर्गत उन्होंने अभिजात तंत्र को भी स्पष्ट किया। तो ये उन्होंने एक लोकतंत्र या को भी जो भी तंत्र उन्होंने बताए हैं वो एक शासन प्रणाली के अंग हैं। शासन प्रणाली की प्रकृति कैसी होनी चाहिए और शासन प्रणाली की एक सिद्धांत कैसा होना चाहिए, इनके बारे में उन्होंने अलग से स्पष्ट किया है, वो हम आगे डेट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने जो व्यवस्था दी थी मॉन्टेस्क्यू ने राज्य की उत्पत्ति को लेकर, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉन्टेस्क्यू जो विचारक रहे हैं, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति को लेकर अपने क्या विचार दिए हैं। इन्होंने यही कहा है कि जो राज्य है, ठीक, ये राज्य है, ये एक प्रकार से सामाजिक जीवन की देन है। यानी कि सामाजिक जीवन की देन का अर्थ ये हुआ, जो व्यक्ति सामाजिक जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, ठीक, जो व्यक्ति अपना सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है, वो सामाजिक जीवन में जुड़ी जो भी प्राकृतिक या मानवीय घटनाएं हैं, वो मानवीय घटनाओं के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति जिस प्रकार से ढल जाता है, राज्य की स्थिति उसी प्रकार से ढल जाती है। इसका अर्थ ये हुआ, राज्य एक प्रकार से सामाजिक देन की एक प्रकार की अभिव्यक्ति मात्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति मात्र है, क्योंकि
जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो भी राज्य की व्यवस्थाएं हैं जो देखने को मिलती हैं, वो एक प्रकार का सामाजिक जीवन ही है। सामाजिक जीवन से जुड़ी जो भी घटनाएं हैं वो राज्य ही है, राज्य कोई अलग संस्था नहीं है। राज्य को इन्होंने अलग से जोड़ के नहीं किया है। जैसे आप देख सकते हो कि जो रूसो रहे हैं, रूसो ने एक व्यवस्था जो दी है प्राकृतिक दशा से नागरिक समाज की बात जो कही है, इनके पीछे की एक पूरा क्या है, एक समय अवधि रही है, वो रही है समान सिद्धांत उनकी संप्रभुता के आधार पर, मनुष्य की इच्छाओं के आधार पर रही है। तो ये जो नागरिक रहा है इसके पीछे क्या है, पूरा एक इतिहास है ना, कि यहाँ से कोई समय है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो इसके पीछे एक पूरा एक अवधि होती है, वो अवधि एक ऐतिहासिक है। तो इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था को नहीं माना है। इन्होंने यही कहा है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो एक्चुअली में मनुष्य के सामाजिक जीवन से ही जुड़ी है, इसे अलग से नहीं देख सकते हो, ना कोई इतिहास से जुड़ा हुआ है, ना कोई ऐतिहासिक पद्धति है इसके पीछे। यानी कि जिस हिसाब से समाज अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, राज्य उसी के अकॉर्डिंग अपने को विस्तृत हो रहा है। राज्य कोई अलग संस्था नहीं है। मतलब समाज अपनी कोई भी जिस घटनाओं से जीवन व्यतीत कर रहा है, समाज के समक्ष जो भी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, या वो किसी प्रकार की समस्या को निदान करते हुए अपने को मतलब कि विकृत विसंगतियों से अलग कर रहा है, और वो निरंतर क्या है, अपने को विकास की ओर, कला है, कौशल है, इन चीज़ों में अपने को निपुण होता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सामाजिक जीवन में जो निपुणता सामाजिक जीवन में जो दिख रही है, जो सामाजिक जीवन जिस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, बदलाव कर रहा है, वो एक्चुअली में राज्य ही है, कोई राज्य अलग नहीं। इन्होंने इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि राज्य को सामाजिक जीवन की ही देन माना है। यानी कि सामाजिक जीवन में जो स्थितियां हैं, जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, जो भी या जीवन कौशल कला है, ठीक, चाहे वो रीति रिवाज हो, ठीक है, जो भी है वो सब कुछ सामाजिक जीवन है, और सामाजिक जीवन ही राज्य है। राज्य कोई अलग नहीं है, सामाजिक जीवन ही राज्य है, ये आप स्पष्ट समझ सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से सामाजिक जीवन संचालन करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो व्यक्ति हैं वही एक प्रकार से राज्य को संगठित करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जन्म लेता है, जो व्यक्ति जन्म लेता है वो एक्चुअली में राज्य का एक संगठित रूप है, राज्य का एक संगठित रूप है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, राइट, ये व्यक्ति जैसे जन्म ले रहे हैं, तो ये जन्म अगर ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनके समझ जो भी घटनाएं आएंगी, जो भी समस्याएं आएंगी, वो एक्चुअली में वो राज्य ही है। वो एक प्रकार से देख सकते हो, इनका एक संगठन है, इनका एक संगठन है, वो एक राज्य है। राज्य अलग नहीं है, मनुष्य की एक सामाजिक संगठन ही राज्य है। राज्य कोई अलग संस्था नहीं है, ना कोई राज्य में संस्थाएं हैं। ठीक, राज्य में सामाजिक जीवन में व्यतीत करने वाला प्राणी ही राज्य है। राज्य कोई अलग संस्था नहीं है। मनुष्य जो पैदा हुआ है वो निश्चित तौर पर एक राज्य का संगठन में वो उसका एक हिस्सा है, राज्य का एक वो हिस्सा है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें स्पष्ट हो गई होगी कि उन्होंने राज्य की उत्पत्ति को लेकर किस प्रकार की अपनी व्यवस्थाएं दी, कि मनुष्य जन्मजात प्राणी है और मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, और इस चीज़ को वो समझता है कि राज्य कोई अलग चीज़ नहीं है, राज्य हमारी देन है, राज्य हमने निर्मित किए हैं, तो हमारे द्वारा निर्धारित ही राज्य है। राज्य कोई अलग संस्था नहीं हो सकती है। राज्य के जो बना है, राज्य जो दिख रहा है, वो मनुष्यों के जीवन में जो भी समस्याएं, प्राकृतिक घटनाएं या मानवीय घटनाएं या अपने कौशल कला जो भी मनुष्य करता है, जो भी उस समस्याओं से ढलता है, वो ही एक्चुअली में राज्य ही है। राज्य कोई अलग संस्था नहीं है। आप उम्मीद करते हैं कि सामाजिक जीवन को ही उन्होंने राज्य माना है, राज्य कोई अलग संस्था नहीं है। अगर उन्होंने राज्य की उत्पत्ति को लेकर के जब एक सामाजिक संगठन को ही राज्य मान लिया है, तो ये एक्चुअली में सामाजिक जीवन में क्या ये प्राकृतिक एवं समाज के वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं उससे इनके किस प्रकार से ये संलग्न दिखाई पड़ते हैं। तो एक्चुअली इन्होंने कोई कानून व्यवस्था को उन्होंने प्राकृतिक तो नहीं ज़्यादा माना है, लेकिन उनका एक मिला जुला जो रूप माना है वो हम आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यही जानना था कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि अच्छा आलोचना अगर आप देखना चाहो तो जॉन जो प्लोमेनॉज है, इन्होंने यही कहा है कि समाज विज्ञान का जनक नहीं माना जाता है। मॉन्तेस्क्यू जो हैं वो समाज विज्ञान के जनक माने जाते हैं।
समाज वैज्ञानिक के जो जनक हैं वो कौन है? मॉन्टेस्क्यू हैं। और ये मॉन्टेस्क्यू जो विचारक हैं, एक्चुअली में ये जो बात कही है ये किसने कही है? ये है जॉन फ्लेमेनॉज, राइट। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो मॉन्टेस्क्यू एक समाज वैज्ञानिक के जनक हैं। तो ये जॉन प्लेजेनॉज ने ये बात कही है कि उन्होंने जिस प्रकार से राज्य को समाज से ही जोड़ के देखा, राज्य को मनुष्य की समस्याओं को ही जोड़ के देखा कि राज्य कोई अलग व्यक्ति नहीं है, मनुष्य की सभी घटनाएं ही एक राज्य है और राज्य कोई अलग से संस्था नहीं है। तो इसलिए इनके जो शासन समाज की जो वैज्ञानिक उनको जनक इसलिए माना था कि इन्होंने प्राकृतिक व्यवस्थाओं को नहीं माना, ठीक। उन्होंने वर्तमान समय में जिस प्रकार से मनुष्य घटनाएं घटती जा रही, मनुष्य विकास करता जा रहा है, वही एक्चुअली में राज्य है, राज्य कोई अलग संस्था नहीं। इसलिए इन्होंने मॉन्टेस्क्यू को समाज वैज्ञानिक का जनक माना, जॉन प्लेजेनॉज ने। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। दूसरी बात करते हैं, इन्होंने शासन कानून को सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में भी देखा है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं कि सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो उन्होंने जॉन प्लेजेनॉज ने तो स्पष्ट कर दिया है। अब बात ये आती है कि ये सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत किस प्रकार से है। सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत इन्होंने जो बात कही है, सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत की जो बात इन्होंने स्पष्ट की है, अगर इसके विषय में समझते हैं तो वैज्ञानिक की बात तो यहाँ ये आती है कि इन्होंने प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा नहीं माना है, लेकिन हाँ प्राकृतिक कुछ चीज़ें मानी हैं, आगे हम क्लियर करेंगे। जैसे दास प्रथा है, निरंकुश तंत्र, ये भी प्राकृतिक व्यवस्थाओं को क्या करते हैं? प्रतिरोध करते हैं, राइट, विरुद्ध हैं उसके भी, तो इसलिए उन्होंने नहीं माना है। लेकिन कुछ विषयों पे माना है इन्होंने, कुछ चीज़ों पे इन्होंने माना है, तो इसलिए इनका सिद्धांत एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। अभी हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक इसलिए है कि इन्होंने मनुष्य जिस तकनीकों के माध्यम से जिस प्रकार से वो विकास कर रहा है, तो विकास करने का एक उसके अंदर जो गुणवत्ता है वो सामाजिक देन है, और सामाजिक ही सबसे सर्वोपरि केंद्र में रखा है इन्होंने। और समाज को जब केंद्र में रखा है तो समाज के आधार में जो भी समाज के अंतर्गत जो आसपास जो भी स्थितियाँ गतिविधियाँ हो रही हैं, वो एक्चुअली में वो निरंतर उसके विकास का एक क्रम है। ये क्या है? पूरा ये विकास का क्रम है। और जब विकास का ये क्रम है तो ये एक प्रकार से प्राकृतिक ना होकर के ये वैज्ञानिक है। और ये वैज्ञानिक किस प्रकार से है? क्योंकि नवीन तकनीकें जो खोज हो रही हैं वो एक मनुष्य की सामाजिक देन है, ठीक। वो समाज में रहने वाला प्राणी है, वो निरंतर अध्ययन कर रहा है, स्वयं विकास कर रहा है। तो विकास करने के साथ साथ वो एक प्रकार से वैज्ञानिक इसलिए है कि वो अपने को डेवलप कर रहा है, और डेवलप कर रहा है तो वो एक प्रकार से निरंतर विकास कर रहा है। तो ये एक प्रकार से इतिहास से जुड़ा है, लेकिन इन्होंने इतिहास को इसलिए नहीं माना क्योंकि इतिहास एक प्रकार से देखा जाए जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव मनुष्य के सामाजिक जीवन में के आंतरिक विकास में हो रहा है, इंटरनल हो रहा है, ठीक। ये मनुष्य के अंतर व्यक्तिक का विकास है, इसलिए ही अलग से नहीं है। इसलिए इन्होंने ऐतिहासिक पद्धति को नहीं। ऐतिहासिक पद्धति में क्या होता है कि एक निश्चित तौर पर इस बिंदु से इस बिंदु में अगर कोई परिवर्तन होता है, ठीक, डायरेक्टली, तो वो एकदम इतिहास की एक पूरी अवधि हो जाती है। लेकिन ये जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे इस प्रकार से होता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास होता जा रहा है। तो ये एक्चुअली उन्होंने इतिहास में नहीं रखा है, ऐतिहासिक पद्धति को नहीं माना, क्योंकि वो मनुष्य की ही एक अपनी तकनीक है, अब मनुष्य ही एक सबको सर्वोपरि है, वो अपने को विकास कर रहा है। तो एक सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। और इन्होंने यही कही है कि जो एक प्रकार से मनुष्य की जो अपनी कानूनी संरचना है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ है तो उसकी अपनी कानूनी संरचना होगी, तो मनुष्य की जो कानूनी संरचना है वो एक्चुअली में जिन परिस्थितियों में वो रहते हैं, जैसे परिस्थितियां की अगर बात की जाए तो जैसे जलवायु आप ले सकते हो, उसमें मिट्टी, कला कौशल, उत्पादन है, रीति रिवाज हैं, ये सब क्या हैं? ये एक्चुअली में देखे जाएं तो ये शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही इनको प्रभावित करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट होगी। देखो समझते हैं फिर से। जैसे उन्होंने एक बात कही है कि समाज वैज्ञानिक में
कि जैसे रीति रिवाज आप ले लो, कला कौशल ले लो, इसी के अंतर्गत आप जलवायु ले लो, मिट्टी ले लो, जो भी चीज़ें हैं ये एक्चुअली में क्या हैं, ये मनुष्य में ही समायोजित हैं। इसमें है ये मनुष्य द्वारा जो प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से, जिस चीज़ों से ये प्रभावित होते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, एक कानूनी व्यवस्था जो इसके अंतर्गत है। जैसे कानूनी व्यवस्था में तो जैसे आप देख सकते हो सामाजिक प्राणी है तो केंद्र में रखा उन्होंने, तो उस हिसाब से उनकी जो कानूनी व्यवस्था है और जिस हिसाब से वो इन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, वो एक्चुअली में इनका समायोजित ही परिणाम है। इनका क्या है, समायोजित परिणाम है। ये कोई अलग से नहीं है, इसी के अंतर्गत ही समायोजित परिणाम है। जैसे फिर से समझ आते हैं, जैसे कि कोई भी कला ले लो, कौशल ले लो, मिट्टी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक, ये चीज़ें मैंने ले ली स्पष्ट। और ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली में क्या है, वहाँ का जो मनुष्य है, अब वो इन चीज़ों से वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, मिट्टी है, कला है, कौशल है, इनसे जलवायु है, वहाँ से तो गुजरेगा ही निश्चित तौर पर। तो वो जो गुजर रहा है, राइट, वो गुजर रहा है, वो एक्चुअली में समाज से ही प्रभावित है और वो अपने इन चीज़ों से वो प्रभावित हो रहा है। तो 100% वो एक्चुअली में किसके अंतर्गत आएगा, वो राज्य के ही अंतर्गत आएगा, राज्य में ही समायोजित होगा। राज्य कोई अलग से नहीं इसमें कहा है, वो यही वैज्ञानिक सिद्धांत दिया उन्होंने कि जिस समस्याओं से वो गुजरता है, जैसे प्राकृतिक चीज़ें में मैंने बताया है, जैसे जलवायु, मिट्टी, कला कौशल, उत्पादन है, ठीक है, ये शासन संबंधी हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आप देखोगे तो ये चीज़ें हैं, इसके आंतरिक ही एक हिस्सा हैं, ठीक, इसके राज्य के एक आंतरिक का ही हिस्सा हैं। इसलिए इस प्रकार से, क्योंकि आंतरिक हिस्सा क्यों है, क्योंकि हर चीज़ में जो व्यक्ति है वो सामाजिक ही है, तो वो जिन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ों से प्रभावित हो रहा है निश्चित तौर पर, राइट, तो वो इन चीज़ों का एक हिस्सा है। तो राज्य जब स्वयं हिस्सा है तो राज्य तो बिल्कुल उसी में आ जाएगा, राज्य कोई अलग तो है नहीं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि इन्होंने जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन्होंने राज्य की जो लोग हैं, उन लोगों की जो है संस्थाएं हैं, क्योंकि लोग ही सब कुछ है, तो वो संस्थाओं बना सकते हैं, राइट, वो संस्था कोई अलग से नहीं है, वो उनकी ही देन है, सब कुछ उन्हीं की ही देन है। वो एक्चुअली में इनको उन्होंने क्या किया है, इसमें समायोजित कर दिया है। उम्मीद करते हैं अब स्पष्ट हो गया होगा आपको। इसलिए इनको समकालीन राजनीतिक, समाज विज्ञान, सांस्कृतिक, मानव विज्ञान का अग्रदूत भी कहते हैं। मांतेस्क्यू क्या कहते हैं इन्हें, समकालीन राजनीतिक समाज विज्ञान का अग्रदूत। यहाँ ऐसा लिख सकते हो, समाज मानव विज्ञान का जो अग्रदूत है इनको कहा जाता है, ठीक, इसलिए इनको अग्रदूत कहा जाता है, समकालीन राजनीतिक मानव समाज विज्ञान का। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको कि ये दो बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति, फिर इसके बाद आता है शासन कानून का सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत, कानून का वैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत है, वो स्पष्ट हो गया होगा। तो ये दो बातें, जो दो पॉइंट हैं उन्होंने जो दिए थे वो स्पष्ट हो गए होंगे। तीसरी अगर हम बात करते हैं, इन्होंने दिया है शासन प्रणाली के कई सारे विविध रूप, शासन प्रणाली के विविध रूप। शासन प्रणाली के विविध रूप में अगर आप देखोगे तो इन्होंने उत्तम शासन की बात, इनकी एक बुक है, बुक अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, लॉज, राइट। इन्होंने ये स्पिरिट जो कानूनी व्यवस्था से संबंधित इनकी जो बुक है, इसमें शासन प्रणाली के विविध रूप दिए हैं, जैसे कि पहला उत्तम शासन, उत्तम शासन कैसा होना चाहिए, ठीक, इसी के अंतर्गत
शासन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? शासन का सिद्धांत। चलिए, ये चीज 3 पॉइंट जो हैं, ये शासन प्रणाली के इन्होंने विविध रूप दिए हैं कि इस बुक में द स्पिरिट ऑफ द लॉ, स्पिरिट ऑफ द लॉज में जो दिए गए हैं, उत्तम शासन, शासन की प्रकृति और शासन का सिद्धांत। तो उत्तम शासन जो है, कैसा उत्तम शासन हो सकता है? उत्तम शासन का मतलब यही है कि सबसे पहले कि एक प्रकार से उत्तम शासन वो है जब समाज में एक प्रकार के आंतरिक विश्वास होना चाहिए। समाज में कैसा होना चाहिए? विश्वास। सबसे पहली बात इन्होंने यही कही है कि जब तक समाज में अपना एक विश्वास नहीं होगा तब तक उत्तम शासन कैसे हो सकता है? विश्वास एक महत्वपूर्ण गुण माना इन्होंने, विश्वास। दूसरी बात विवेक होना चाहिए। तीसरा इन्होंने व्यवहार माना, और ये व्यवहार कैसा होना चाहिए? अनुकरणीय। अनुकरणीय व्यवहार मतलब, अनुकरणीय मतलब एक विश्वास पात्र व्यवहार होना चाहिए उसके प्रति, वैचारिक और अपने को चिंतनशील एक लगाव होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। आपसी में एक बंधुत्व का मतलब आप कह सकते हो, तो बंधुत्व होना चाहिए। दूसरी बात है, इसमें समानता होनी चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये विचार होने चाहिए। अगर ये निश्चित तौर पर किसी राज्य में देखने को मिलते हैं, राज्य में व्यक्तियों में अगर देखने को मिलते हैं, जैसे विश्वास है, उनमें विवेक है, व्यवहार, अनुकरणीय, बंधुत्व है, समानता, स्वतंत्रता है, ओके, तो निश्चित तौर पर वो शासन एक उत्तम शासन है। वो कैसा शासन है? एक उत्तम शासन है। चलिए, दूसरी बात आती है शासन की प्रकृति। शासन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो शासन की प्रकृति के लिए इन्होंने सबसे पहला दिया है संप्रभुता, यानी कि शासन जो होना चाहिए संप्रभु होना चाहिए। और संप्रभु का अर्थ ये नहीं है कि राज संप्रभु होना चाहिए, व्यक्ति जो हैं उनके निर्णय जो हैं वो एक प्रकार से संप्रभु होने चाहिए। जो व्यक्ति हैं वहाँ पे जो जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, सामाजिक जीवन की देन राज्य, तो सामाजिक जीवन में जो व्यक्ति जो एक प्रकार से शासन की प्रकृति है, शासन की प्रकृति है, उसमें जो व्यक्ति हैं उनकी जो संप्रभुता है वो निर्णय लेते समय एक संप्रभु होनी चाहिए, यानी कि उसमें किसी वैचारिक बाहरी कोई तत्व शामिल नहीं होने चाहिए, वो संप्रभु होने चाहिए। क्योंकि जो समाज जिस समस्याओं से गुजर रहा है, जिस समस्याओं से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उससे संबंधित कोई निर्णय लेते हैं, राइट, या विकास से संबंधित अपने निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णय एक प्रकार के संप्रभु होने चाहिए। किसी बाहरी संस्था से उनका कोई तालमेल नहीं होना चाहिए, या कोई बाहरी संस्था द्वारा तालमेल कर सकते हो लेकिन बाहरी संस्थाओं के मतलब या सलाह या किसी प्रकार की उनसे अपनी एक एडवाइस या कोई निर्णय उनके द्वारा लिए जाएं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। स्वयं संप्रभु होना चाहिए और स्वयं में अपने विकास करने के लिए निर्णय लेने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने यही बात कही है। ओके, तो किसी व्यक्ति का समूह के हाथ में है, और ये आप कह सकते हो कि ये किसी व्यक्ति के समूह के हाथ का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से सामाजिक है, तो सामाजिक निश्चित तौर पर संगठन होगा ना, संगठन है, और ये संगठन जो है तो ये एक सामाजिक संगठन है, तो ये व्यक्तियों के समूह में तो होगा, व्यक्तियों के हाथों में समूह में होगा, तो निश्चित तौर पर संप्रभु इनके हाथों में होनी चाहिए, और ये किसी भी निर्णय के लिए स्वेच्छा से स्वतंत्र होने चाहिए। अगर ये संप्रभु स्वेच्छा से शासन अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर ये राज्य की जो प्रकृति है, राज्य की जो प्रकृति है, शासन की जो प्रकृति है, वो 100% विश्वास पात्र रहेगी। तो इन्होंने विश्वास के लिए तो सबसे पहले ये शासन उत्तम शासन बताया ही है कि विश्वास तो होना ही चाहिए, और विश्वास तो तभी होगा जब ये कोई भी विधि नियम है, अगर ये व्यक्ति डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, अपने आपस में निर्णय लेते हैं, तो ये निर्णय है सर्वोपरि सभी के लिए एक समान है, विवेक से लेते हैं, सभी का मतलब एक प्रकार से कैसा सहमति
सहमति होनी चाहिए। तो सहमति तो सभी की होनी चाहिए, क्योंकि राज्य जो है वो व्यक्तियों से ही मिलकर बना है, कोई अलग से है तो है ही नहीं। ठीक, सामाजिक जीवन ही राज्य, समाज में रहने वाले लोगों का अपने जो घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, वो ही राज्य के अनुकूल हैं। ओके, तो वो भी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो सभी की सहमति होनी चाहिए। तो इसलिए सहमति के आधार पर, यहाँ गणतंत्र व्यवस्था की बात करते हैं, देखो सहमति के आधार पर ही वो एक्चुअली में शासन की प्रकृति को डिसाइड करते हैं कि वो एक किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, एक संप्रभु व्यवस्था होनी चाहिए। और शासन की प्रकृति अनुकूल तभी होगी जब वहाँ पर एक सभी व्यक्ति की एक सामान्य व्यवस्था, सामान्य विचार, सामान्य धारणा हो करके वो अपने को संप्रभु होकर के एक निर्णय लेते हैं, वो समान रूप से सभी व्यक्ति उसे लागू करने के लिए या उसे मानने के लिए एक व्यवहारात्मक, अनुकरणीय व्यवहारात्मक बंधुत्व को अपनाते हुए, समानता स्वतंत्रता को देखते हुए और वो चीज़ को एक ऑपरेट करते हैं। सभी व्यक्तियों समान रूप से वो एक विश्वास मानते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, तो वही एक शासन की प्रकृति है। अब हम बात करते हैं शासन का सिद्धांत। तो शासन का सिद्धांत में इन्होंने सर्वप्रथम ये दिया है कि शासन, अगर सिद्धांत में उन्होंने सर्वोत्तम शासन को माना है। शासन का सिद्धांत कैसा है? सर्वोत्तम माना है, क्योंकि अगर उत्तम शासन है, ये चीज़ें उसमें ऑलरेडी निहित हैं, ये चीज़ें निहित हैं। और ये भी है, शासन की प्रकृति संप्रभु से रिलेटेड है, ठीक, सब कुछ है, व्यवहारात्मक है, अनुकरणीय व्यवहारात्मक से संदर्भित है। तो वो निश्चित तौर पर शासन का जो सिद्धांत वो सर्वोत्तम होगा, ठीक, और सर्वोत्तम है तो वो सुदृढ़ भी होगा, ठीक है। ये डिसाइड करता है वहाँ की व्यवस्थाओं पर। शासन का सिद्धांत सर्वोत्तम होगा, कैसे होगा, ये एक्चुअली डिसाइड वहाँ की उत्तम शासन पर और शासन की प्रकृति पर डिसाइड करता है। इन दोनों पर ये चीज़ डिसाइड करती है शासन का सिद्धांत। कैसे डिसाइड करता है? शासन का सिद्धांत में दो रूप आते हैं। जैसे अगर आप लेना चाहो तो इसमें एक आप ले सकते हो, जैसे कि यदि शासन चल रहा है, अगर वो सुदृढ़ तरीके से, विश्वासपात तरीके से शासन चल रहा है, तो वो शासन एक सर्वोत्तम है। यदि शासन विश्वास तरीके से, बंधुत्व व्यवहारात्मक तरीके से चल रहा है, राइट, तो वो एक प्रकार से, इसमें अंकुश निरंकुश की कोई बात नहीं है, इसमें कोई अंकुश निरंकुश की बात नहीं है, ये एक सहमति के आधार पर है। और सहमति के आधार पर शासन अगर चल रहा है तो निश्चित तौर पर वो शासन सर्वोत्तम है। ओके, तो इन्होंने एक बात तो ये कही। दूसरी बात उन्होंने एक ये कही है, यदि शासन खराब चल रहा है, ठीक, अगर शासन खराब चल रहा है तो वहाँ पर क्रांति होना भी आवश्यक है। वैसे क्रांति एक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, ये क्रांति से फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है, अगर कोई व्यवस्था ऐसी बन जाती है कि वहाँ का शासन है, वहाँ का जो शासन है वो एक प्रकार से सहमति के आधार पर ना लिया जाए। हो सकते हैं कोई काफ़ी लोग होते हैं, पैसा वाले होते हैं, वो कहेंगे चलो सहमति नहीं, ऐसे ही हम लागू करना चाहते हैं, ऐसे ही रेगुलेट करेंगे, सभी को समानता मिल जाएगी, सब कुछ कर देंगे। तो अगर सहमति नहीं लेते हैं सभी की एक समान रूप से, तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं कि वो क्रांति कर सकते हैं, वो क्रांति करने के लिए पात्र हैं। जो भी वहाँ पर समाज में व्यतीत करने वाला जो मानव है, सामाजिक प्राणी है, वो इसके लिए क्रांति करने के लिए वो अधिकृत है, या वो इस चीज़ के लिए अधिकार है उसे कि वो क्रांति करेगा निश्चित रूप से, राइट। तो शासन का सिद्धांत में दो रूप देते हैं, सर्वोत्तम शासन और एक क्रांति से रिलेटेड शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो शासन सिद्धांत को आप स्पष्ट हो गया होगा, और वो जो चीज़ें ये जो डिपेंड करती है वो उत्तम शासन और शासन की प्रकृति, ये दोनों पर निर्भर करती है। उम्मीद करते हैं आपको शासन प्रणाली के विविध रूप हैं वो आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं शासन प्रणाली के अंग। शासन प्रणाली के अंग शासन प्रणाली के अंग में अगर देखा जाए तो इन्होंने तीन रूप में विभाजित किया है। पहला गणतंत्र, दूसरा राजतंत्र, निरंकुश तंत्र। ठीक, निरंकुश तंत्र। गणतंत्र की बात की जाए तो इसमें हमने ऑलरेडी बता दिया है कि इनकी जो व्यवस्था कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक गणतंत्र से प्रभावित है। तो गणतंत्र को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, जैसे कि लोकतंत्र और अभिजात तंत्र।
लोकतंत्र जो व्यवस्था है इसमें क्या होता है, इन्होंने ये कहा है कि इसमें मानव सुखी रहता है, इसमें मानव सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रकार से देख सकते हो कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूप से होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें सहमति के आधार पर होता है, तो ये प्रकार से गणतंत्र की व्यवस्था में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा अप्रत्यक्ष में होता है, अप्रत्यक्ष में प्रतिनिधि शासन होता है। ओके, तो जिसे इन्हें जनता द्वारा चुन के ये उनका शासन चलाते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हैं, तो ये एक उनका अप्रत्यक्ष होता है। तो ये भी शासन जो है लोकतंत्र, ये सुखी का शासन है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जनता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता करती है और शासन को संचालन करने के लिए वो शासन इस प्रकार से एक जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाती है। तो ये इन्होंने मानव की सुखी के लिए ये काफ़ी अच्छा शासन माना है, क्योंकि इसमें इन्होंने यही कहा है कि इसमें संप्रभुता देखने को मिलेगी। ठीक, दूसरी बात है समुदाय में समानता मिल जाएगी, समुदाय में समानता मिलेगी, संप्रभुता देखने को मिलेगी, और ये समुदाय है, ये सब कुछ इसमें परिवार भी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो संप्रभुता, समुदाय, परिवार, ये तीनों अंग जो होते हैं इसी में गणतंत्र में देखने को मिल जाते हैं। और ये जो संप्रभुता, समुदाय, परिवार हैं, ये निश्चित रूप से ये सद्गुण से प्रभावित हैं। सद्गुण से प्रभावित है का मतलब ये हुआ कि ये सद्गुणी व्यक्ति हैं और ये विवेकशील व्यक्ति हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखे जाएं सदाचार से युक्त होते हैं। और सदाचार का युक्त होने का मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति विवेकशील तो सभी को माना ही है, और निश्चित रूप से ये अगर शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं तो ये अपने आधार पर करते हैं। ये उस चीज़ को तर्क बुद्धि, तर्क संगत तरीके से समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और वो उसी हिसाब से वो निर्णय करते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन में या सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये उस चीज़ के लिए जागरूक होते हैं। ठीक, तो वो जागरूक रूप में अपना कार्य करते हैं। तो इसलिए ये जो संप्रभु व्यक्ति हुए हैं गणतंत्र के अंतर्गत जो भी सभी व्यक्ति हैं वो एक प्रकार से विवेकशील सदाचार व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने गणतंत्र व्यवस्था को लोकतंत्र में किस प्रकार से विभाजित करने का इन्होंने प्रयास किया है। ठीक, और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यक्तिगत सुख मिलता है, देश प्रेम, समानता, विश्वास, ये सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। राष्ट्रीय हित देखने को मिल जाते हैं। ठीक, स्वयं की सुरक्षा के लिए अपना एक राष्ट्र की भावना को प्रेरित करते हैं, ये सब लोकतंत्र में देखने को मिलती है। दूसरा आता है ये अभिजात तंत्र। अभिजात तंत्र की बात करें तो अभिजात तंत्र में ये देखा जाए प्रभु सत्ता अभिजात वर्ग में होती है। इसकी जो प्रभु सत्ता है वो अभिजात वर्ग में होती है। अभिजात वर्ग का यहाँ पे मतलब है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का यहाँ अर्थ यह है कुछ लोगों का शासन, यानी कि इसमें एक समूह होता है, छोटा सा समूह होता है, उच्च वर्ग का समूह होता है, वो काम करते हैं। कुलीन तंत्र होता है वो काम करते हैं, वो अपनी स्थिति के अनुसार अपनी डिसीजन जो लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो एक सामूहिक निर्णय ले लेते हैं और वो सभी जनता के लिए एक रेगुलेट करते हैं, उसको एक नियमित करते हैं कि सभी के लिए समान अवस्था में वे लागू की जाए और वो व्यक्ति उसके लिए बाध्य होते हैं। ठीक, अभिजात तंत्र में जो नीचे के जो लोग होते हैं, ठीक, वो एक प्रकार से बाध्यकारी होते हैं कि वो इनके अभिजात तंत्री व्यवस्था को माने या उस पर जो भी निर्णय उनके लिए गए हैं उस निर्णय पर ये विश्वास पात्र देकर इस चीज को सहमति के आधार पर वो निर्णय को क्या करें, स्वचालित करें। राइट, तो इस प्रकार से इनकी अभिजात तंत्र की जो व्यवस्था होती है। ओके, अब बात हम ये करते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ओके, चलिए
तो हम यही कह रहे थे कि जो अभिजात तंत्र है, अभिजात तंत्र के अंतर्गत जो कुलीन वर्ग होते हैं वो कुलीन वर्ग के द्वारा ही शासन संचालित किया जाता है, वो कॉपरेट किया जाता है कि किस प्रकार से वहाँ की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वो अभिजात तंत्र के ही अंतर्गत आती हैं। वो यही सोचते हैं कि हम अगर कोई निर्णय लेते हैं ये जनता के वहाँ के प्रति बाध्यकारी हों, वो इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, राइट। तो अभिजात तंत्र एक प्रकार से देखी जा सकती है, तो इस पे अंकुश लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो जो लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं वो अगर सदाचारी हैं तो अंकुशता को प्रोत्साहन देंगे, उसको चीज़ को मानेंगे, जनता की सुनेंगे। अगर वो दुराचारी हैं तो उस हिसाब से निर्णय लेंगे। तो वो अभिजात तंत्र पे डिपेंड करता है, लेकिन ये भी एक गणतंत्र का ही एक रूप है। इन्होंने इस प्रकार से इसे विभाजित करके बताया है। चलिए, तो तीसरी अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की बात करें तो ये जो व्यवस्था थी ये वाली, ये रोम में देखने को मिल जाएगी, ग्रीस में देखने को मिल जाएगी, यूनान जो क्षेत्र थे उसमें ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और ये अभिजात जो तंत्र है ये वाला, ये आपको वेनिस में देखने को मिलेगा, राइट। ये किस में देखने को मिल जाएगा? वेनिस में। अब आती है राजतंत्र की। राजतंत्र की व्यवस्था जो है वो एक्चुअली में इसका जो प्रधान होता है वो होता है राजा। इसका प्रधान राजा होता है और ये जो निर्णय लेता है, राइट, ये जो निर्णय लेता है ये किसी संस्था के द्वारा निर्णय लेता है। और संस्था में जो लोग होते हैं वो कुलीन वर्ग होते हैं। जैसे वहाँ राजतंत्र ब्रिटेन में था तो वहाँ पर जो एक लॉर्ड सभा थी, ब्रिटेन में लॉर्ड सभा थी, तो लॉर्ड सभा जो निर्णय लेती थी वो उस हिसाब से डिसीजन लेती थी कि किस प्रकार से राजा को ये परामर्श किया जाए कि कौन व्यवस्थाएं संचालित होनी चाहिए, कौन नहीं होनी चाहिए। तो राजा को एक सलाहकारी के लिए में एक संस्था होती थी, वो होती थी वहाँ पे लॉर्ड सभा। तो वही एक प्रकार की कुलीन संस्था थी, उन्हीं लोग थी, उसमें उच्च वर्ग के ही लोग शामिल होते थे और वो अपनी विवेक के आधार पर वो डिसीजन लेते थे। और वो निर्णय जो होता था, राजतंत्र जो राजा होता था वो उस चीज़ को मानता था, क्योंकि राजा जो होता था एक प्रकार से ये अंकुशवादी राजा होता था, तो वो उस हिसाब से निर्णय लेता था। तो राजतंत्र के अंतर्गत उन्होंने यही व्यवस्था की है कि राजतंत्र जो है वहाँ का जो शासक है, राजा है, वो प्रधान होता है और उसके नीचे जो प्रजा होती है वो कार्य करती है। वो एक राजा के प्रति उत्तरदायित्व होती है और राजा अगर चाहता है तो उस शासन व्यवस्था को अगर लागू करता है तो समान रूप से होनी चाहिए। अगर जनता जैसे मानती है नहीं मानती है तो ये डिपेंड राजा पे करता है कि वो अपने आप को अंकुशवादी है कि वो निरंकुशवादी है, ठीक। तो हर एक राजतंत्र में राजा अंकुशवादी, सभी राजा अंकुशवादी भी नहीं हो सकते हैं, सभी राजा निरंकुशवादी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये राजतंत्र जो होता है ये राजा की स्वेच्छा पे डिपेंड करता है कि जो राजा है वो अपने व्यवस्था को विकसित करने के लिए, अपनी शासन व्यवस्था को या वहाँ पर जो भी हमारे उनकी एक क्षेत्र है, जनता है, उस जनता में विश्वास दिलाने के लिए ये राजा अंकुश भी हो सकता है, राइट, या अपने के लिए ये कठोर पूर्ण सत्तावादी कठोर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये राजतंत्र की बात उन्होंने स्पष्ट की है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो इसमें अगर न्याय की बात की जाए तो न्याय तो इसमें आप देख सकते हो कुलीन वर्ग है तो यही डिसीजन लेते थे। तो उस हिसाब से ये पुरोहित लोग होते थे ना, ये पुरोहित लोग होते थे तो यही क्या करते थे, न्याय का डिसीजन लेते थे और ये राजा को परामर्श करते थे। राजा स्वयं निर्णय ले सकता था, वो सोचता था, लेकिन वो ये परामर्श लेता था कि इनके सामूहिक रूप से अगर कोई निर्णय किया जाता है, न्याय किया जाता है तो वो सर्वोपरि होगा, उच्च माना जाएगा, तो उस हिसाब से वो निर्णय ले सकता है। वो राजतंत्र पे राजा पे ही डिपेंड करता है। तीसरी बात आती है इसमें निरंकुश तंत्र, ठीक। निरंकुश तंत्र की बात ये आती है कि यही राजा जो है, जो राजा ये है, ये राजा जो है अगर ये किसी संस्था, जैसे ये एक यहाँ का संस्था मान सकते हैं या कुलीन वर्ग है, ठीक, इनकी बात को नहीं मानता है, इनकी बात को नहीं मानता है तो यही राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। लेकिन ये गणतंत्र निरंकुश तंत्र में नहीं बदलता है, कभी नहीं बदल सकता, संभव ही नहीं है। जबकि राजतंत्र है ये निरंकुश तंत्र में बदल सकता है, ओके। और ये स्वयं को संप्रभु मान लेता है। ऐसे संप्रभु तो स्वयं होता ही है, लेकिन वो किसके आधार पर था, पहले कुलीन वर्ग के पे, लेकिन अब ये कुलीन वर्ग को ही अलग कर देता है और ये सीधे सीधे
स्वयं जो निर्णय होते हैं सभी, चाहे वो राजनीतिक हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों, हर प्रकार के बहुआयामी जो निर्णय लेता है फिर वो निर्णय वो किस आधार पर लेगा, स्वयं लेगा, और वो निर्णय जो देखे जाएंगे वो निरंकुशवादी होंगे, मतलब जनता उस पर अंकुश नहीं लगा सकती। पहले ये कुलीन वर्ग था अंकुश लगाने के लिए राजा पे, लेकिन अभी इसको ही इसने हटा दिया राजा ने, तो ये निरंकुश तंत्रवादी बदल गया। तो यानी कि राजतंत्र का जो राजा है वो ही किसी समय निरंकुश हो सकता है, ऐसी संभावना उन्होंने बताई। तो ये बात इन्होंने स्पष्ट की। उम्मीद करते हैं कि राजतंत्र से निरंकुश तंत्र कैसे बन जाता है, तो इन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था को स्पष्ट किया। और इस निरंकुश तंत्र में विद्रोह भी नहीं होता है। इसमें विद्रोह इसलिए नहीं होता है कि ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुलीन वर्ग हो, इसमें जितनी जनता होती है इसमें वो इसके जो निर्णय होते हैं वो सभी पर एक समान सर्वोपरि लागू होते हैं ना, तो सब सर्वोपरि लागू होंगी, तो जो जनता होगी वो इसके प्रति उत्तरदायित्व निभाती है, इसके प्रति उत्तरदायी होती है, और निश्चित रूप से वो इन निर्णयों को लेने के लिए बाध्यकारी होती है। तो 100% है वो सभी के लिए एक समान है, तो वो वहाँ पर कभी भी विद्रोह नहीं बने होगा। विद्रोह इसलिए नहीं होगा, वो ये सोच लेते हैं, जनता ये सोच लेती है राजा अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, राजा अपनी राज्य का विस्तार कर रहा है, तो राजा के जो निर्णय हैं वो उच्च माने जाएंगे, सभी जनता के लिए समान रूप से लागू होंगे, तो इस हिसाब से अपने सोचने लगते हैं, तो वो विद्रोह नहीं करते हैं। तो ऐसा इन्होंने माना कि जो निरंकुश तंत्र में जो जनता होती है वो राजा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, और वो निश्चित रूप से उसके जो निर्देश हैं वो राजतंत्र को विकास करने के लिए, वहाँ की राजा का जो क्षेत्र है वह का विस्तार करने के लिए वो जो जनता के प्रति एक प्रकार से जो निर्णय वो लेता है वो निरंकुश होते हैं। तो ऐसा ये मानते हैं, कौन, जनता मानती। तो यही बात इन्होंने स्पष्ट की है कि किस प्रकार से इन्होंने एक शासन प्रणाली के अंग जो है उसमें गणतंत्र है, राजतंत्र है, निरंकुश है, ये स्पष्ट किए। तीनों मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मॉन्टेस्क्यू ने शासन प्रणाली के अंग को किस प्रकार से डिफाइन किया है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे कानून और संविधान की। कानून और संविधान की बात की जाए तो इन्होंने शाश्वत जो कानून है, जैसे प्राकृतिक कानून है, इनको खंडित तो नहीं किया है, खंडित नहीं किया है, लेकिन इन्होंने इस पर ज़्यादा बल नहीं दिया है, इनकी आलोचना ही की है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको माना भी है। जैसे प्राकृतिक कानून में दास प्रथा, दास प्रथा जो है वो भी एक प्रकार से इसका उल्लंघन करती है। जो वर्तमान में देखा हो दास प्रथाएं, पहले दास प्रथाएं थी, एक सामंती व्यवस्था जो थी उसमें दास प्रथा देखने को मिलती है, पूंजीवादी में भी देखने को मिल जाती है, और सीधा सीधा अरस्तु दास प्रथा का समर्थक ही रहा है। ओके, तो ये प्राकृतिक कानून जो है एक्चुअली में वो भी दास प्रथा को नहीं मानता है, जबकि अरस्तु जो है उन्होंने ये कहा था कि ये प्राकृतिक रूप से दास प्रथा है। अरस्तु ने कहा था कि प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये दास होना एक प्राकृतिक है, और ये धीरे धीरे मालिक से क्या करेगा, विवेक लेकर के अपनों को मालिक बनेगा। उन्होंने इस प्रकार की दास प्रथा को किया था, लेकिन ये दास प्रथा उस समय देखा जाए तो ये परमानेंट ही नहीं थी, लेकिन ये विवेक के आधार पर थी, ठीक, तो प्राकृतिक का आधार पर मानी थी। लेकिन इन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक कानून भी हैं वो दास प्रथा का विरोध करते हैं, निरंकुश तंत्र का विरोध करते हैं, एक तो प्राकृतिक कानून है वो दास प्रथा का विरोध करते हैं, निरंकुश तंत्र का विरोध करते हैं, जैसे निरंकुश तंत्र अभी हमने पिछली बार बताया था। तो इसलिए इन्होंने कहा कि प्राकृतिक कानून भी इनका विरोध करते हैं, और इन्होंने वर्तमान कानून यानी कि सामाजिक कानून इन्होंने जो माना था, ठीक, इसको भी सर्वोपरि माना है, लेकिन इसको खंडित इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये दास प्रथा का उल्लंघन करते हैं प्राकृतिक कानून, इन्होंने ऐसा माना है। तो वर्तमान सामाजिक कानून और प्राकृतिक कानून, इन दोनों को मिला जुला कर इनका एक व्यवस्था है, तो ये पूर्ण रूप से इसको तर्क संगत नहीं बना पाए कि किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। कानून और संविधान के बीच एक संबंध जो होना चाहिए वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक होना चाहिए, क्या वो पूर्ण रूप से वर्तमान एक सामाजिक कानून होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने इस तर्क संगत ये निर्णय नहीं कर पाए, तो इनका ये इसी चीज़ में मिला जुला एक रूप है, ठीक।
तो इनका एक मिलता जुलता, इनसे दोनों का एक संबंध बन जाता है प्राकृतिक कानून और वर्तमान सामाजिक कानून का, कि कानून और संविधान वो किस प्रकार से निर्णय लेगा। वैसे जनता तो निर्णय लेगी ही, सब कुछ लेगी, लेकिन इन्होंने ना प्राकृतिक कानून को खंडित पूर्ण रूप से करे और ना सामाजिक कानून को तो उन्होंने माना ही था। तो इस आधार पर तो इनके जो मिला जुला रूप है, इन दोनों से मिलता जुलता देखता है वो कानून और संविधान। ठीक, तो इस वजह से ये अगर देखे जाएं तो एक तरफ तो प्रत्यक्षवादी भी देखने को मिलते हैं और एक सापेक्ष। प्रत्यक्षवादी कैसे हैं? प्रत्यक्षवादी अगर हम देखें, वो एक प्रकार से देखे जाए तो वो सामाजिक कानून को मानते हैं, तो ये प्रत्यक्ष है। वो इसको सर्वोपरि मानते हैं ना, इसको भी मानते हैं लेकिन इसको पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं, लेकिन ये इस आधार पर मानते हैं, दास प्रथा को ये विरोध करता है, प्राकृतिक कानून निरंकुश तंत्र को भी विरोध करता है। ठीक, इसलिए प्राकृतिक कानून को ये थोड़ा बहुत मानते हैं लेकिन इसका पूर्ण रूप से खंडन नहीं करते हैं, लेकिन वो उस पर पूरा विश्वास भी नहीं करते। इसलिए वर्तमान सामाजिक कानून है, इस पर ये विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक तरफ ये प्रत्यक्षवादी हैं। प्रत्यक्षवादी का मतलब यही हुआ कि ये प्रत्यक्ष रूप से जो वर्तमान कानून सामाजिक व्यवस्था है जो दिखती है उनको, उसी को ही ये मुख्य आधार मानते हैं। ये है प्रत्यक्षवादी, राइट। दूसरी बात है प्राकृतिक कानून, ये एक प्रकार से सापेक्षवादी भी हैं। सापेक्षवादी भी हैं ये। सापेक्षवादी का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक कानून को कहीं ना कहीं थोड़ा मान लेते हैं और ये सापेक्षित आधार पर है। सापेक्ष का मतलब ये है कि किसी को एक आधार मान करके हम उस चीज़ से डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो एक सापेक्षता पर आधारित होता है। जैसे आइंस्टीन का आपने सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ा होगा, ठीक, कि कोई वस्तु है, ठीक, वो अपने आप में क्या होती है कि एक दूसरे से गति करती है, यानी कि एक के सापेक्ष वो दूसरी वस्तु जो है वो गति करती है, यानी कि कोई चीज़ स्थिर नहीं है। जैसे हम ट्रेन बैठे हैं तो ट्रेन का जो बाहरी क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, चल रहा है, तो हम इसके सापेक्ष जो है वो गति कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? इस बाहर क्षेत्र के सापेक्ष हम गति कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं में जब देखते हैं तो हम स्थिर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दूसरे के सापेक्ष हम गति करते हैं। तो यही सापेक्षतावादी सिद्धांत इन्होंने दिया है कि जो प्राकृतिक कानून है वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं दास प्रथा निरंकुश तंत्र को वो अलग करता है, उसका खंडन करता है। तो प्राकृतिक कानून भी एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से इन्होंने नहीं माना था। तो इसमें इनका एक तरफ से ये सापेक्षवादी भी देखे ही पड़ते हैं और दूसरी तरफ ये प्रत्यक्षवादी भी हैं। और जो सामाजिक कानून जो है ये एक सकारात्मक है, इसको सकारात्मक मानते हैं। सकारात्मक कानून तो आप समझते हो कि ऐसा कानून जो होता है, ऐसा कानून जो प्रभुसत्तावादी इच्छा पर व्यक्त करता है। यानी प्रभुसत्तावादी तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो जो शासन जो राज्य का जो शासन था, मैंने उसमें बताया था कि वो उसमें हमने बताया था प्रकृति, एक प्रकृति बताई थी आपको कि जो शासन की प्रकृति थी वो किस आधार पर थी, वो थी शासन की प्रकृति संप्रभुता के आधार पर। ठीक, तो संप्रभुता के आधार पर जो व्यक्ति थे उसमें वही निर्णय लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, राइट। तो वो एक कानून क्या सकारात्मक है। तो सकारात्मक कानून के अंतर्गत इन्होंने जो समुदाय है उसको रखा, सामाजिक जीवन में जो व्यक्ति हैं उनको रखा, समुदाय है, सामाजिक संगठन है, ठीक, उनको रखा। तो इन्हीं को ही संप्रभु माना है इन्होंने, संप्रभुता। तो इन्होंने यही कहा है कि सकारात्मक कानून एक ऐसा कानून होता है जो प्रभु सत्ताधारी या संप्रभुता के आधार पर व्यक्ति निर्णय लेता है। ठीक, इसके आधार क्षेत्र में आने वाले सब लोग जो होते हैं वो एक प्रकार से अनिवार्य होते हैं, वो उसके प्रति एक उत्तरदायित्व होते हैं, वो उसको विश्वास मानते हैं कि सकारात्मक कानून ठीक है और ऐसा निर्णय लेना चाहिए। तो इसलिए उसका वो उल्लंघन नहीं करते हैं। अगर उल्लंघन करते हैं तो वही सामाजिक संगठन उनको दंड देने के लिए उत्तरदायी भी होता है, राइट। तो इसमें देखा जाए तो दंड का भी प्रावधान होता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको प्राकृतिक कानून और वर्तमान सामाजिक कानून इनको उन्होंने अलग अलग मतलब बताया है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने प्राकृतिक कानून को नहीं माना है, सामाजिक वर्तमान कानून को ही ज़्यादा माना है। तो एक तरफ तो सापेक्षवादी इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि इन्होंने दास प्रथा निरंकुश तंत्र को प्राकृतिक कानून ने भी बताया है कि प्राकृतिक कानून ने भी इसका विरोध किया है, तो राइट। तो वो इस चीज़ को थोड़ा उसके प्रति भी मतलब आकर्षित होते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वर्तमान सामाजिक कानून को ही मानते हैं। तो इसलिए इनका जो कानून और संविधान है वो इन दोनों का मिला जुला एक रूप है। अब बात हम करते हैं संविधानवाद यानी कि शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत।
संविधानवाद कैसा होना चाहिए। इसमें आता है शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत। चलिए, इन्होंने एक बात कही कि संविधानवाद का मतलब ये होता है जहां पर स्वतंत्रता समानता सभी देखने को मिलती है। ओके, लेकिन संविधान तो सभी देशों में होता है, संविधानवाद सभी में नहीं मिलता है। जैसे कोई भी देश है, कोई भी देश है, उसका अपना एक संविधान होता है, उसका एक दस्तावेज होता है, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे कोई भी तंत्र हो, निरंकुश तंत्र हो, गणतंत्र हो, लोकतंत्र हो, सब कुछ हो, चाहे वो राजतंत्र हो, उसका अपना एक संविधान होता है निश्चित ही। ठीक, चाहे वो लिखित हो चाहे अलिखित हो, संविधान होता है। लेकिन संविधानवाद अलग चीज होती है। संविधानवाद एक संविधान से बढ़ के रूप है, उसमें आपको स्वतंत्रता भी देखने को मिल जाती है। ठीक, संविधानवाद में आपको समानता देखने को मिल जाएगी, सहमति के आधार पर व्यक्तियों का निर्णय देखने को मिलता है, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व तो संविधानवाद में ये सब देखने को मिलता है। ओके, और जो निर्णय होता है वो एक प्रकार से देखा जाए तो न्यायप्रिय होते हैं। न्यायप्रिय का मतलब ये है लोकप्रिय, और लोकप्रिय का मतलब ये होते हैं कि इसमें जो न्याय जो होता है वो एक प्रकार से देखा जाए तो उचित होता है, अनुचित न्याय नहीं होता है। कोई अगर सही बात है तो वो सही के आधार पर ही न्याय दिया जाएगा, गलत आधार पे उसको इस प्रकार का दंड भी दिया जाएगा। ओके, तो इसमें जो न्याय होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो संविधानवाद के अंतर्गत उन्होंने शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। तो शक्तियों के पृथक्करण, और संविधानवाद में ये राजतंत्र में ये कहाँ देखने को मिलती है। राजतंत्र में तो स्वतंत्रता जरूर है, राजा पर डिपेंड करता है कि वो स्वतंत्र रखे या ना रखे, या जनता को उस पर प्रभाव डाले, या कोई भी विधि बना के उसको लागू करने के लिए उन पर दबाव डाले। ठीक, अब संविधानवाद में स्वतंत्रता है, सहमति है, सब कुछ देखने को मिल जाता है। ओके, और संविधानवाद एक प्रकार का देखा जाए तो लोकतंत्र में देखने को मिलता है। ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें देखने को मिलता है। राजतंत्र में संविधानवाद नहीं होता, संविधान जरूर होता है राजतंत्र। शक्तियों का पृथक्करण की बात की जाए तो ये एक प्रकार के संविधानवाद पे ही निर्भर है। जैसे शक्तियों का पृथक्करण यानी कि विधायी शक्तियां आप देख लो, और कार्यकारी शक्तियां देख लो। कार्यकारी शक्तियां हैं और न्यायिक शक्तियां हैं। इन शक्तियों का पृथक्करण उन्होंने क्यों कहा, इन तीनों का अलग अलग इन्होंने सिद्धांत दिया है कि अगर ये आपस में तीनों मिलते कार्य करते हैं, आपस में तीनों मिलकर काम करते हैं, अगर ये एक दूसरे को ओवरलेप करते हैं तो ये शासन व्यवस्था की उचित व्यवस्था नहीं है। ये उचित व्यवस्था क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच फिर द्वंद्वता देखने को मिलेगी, आपस में इनका टकराव होगा। और ये जब ये व्यक्ति है इसमें विधायी वाला, ये कार्यकारी में भी जाएगा तो ये अपने अकॉर्डिंग स्वेच्छा से इसमें भी निर्णय ले सकता है, इसमें भी निर्णय ले सकता है। और ये व्यक्ति मान लो विधायी वाला, अगर ये व्यक्ति क्या करता है, ये भी एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति इसमें तो सही मानता है लेकिन कार्यकारिणी में वो डिसीजन नहीं लेना चाहता, वो फिर इसके बीच दोनों के बीच क्या बनेगी, द्वंद्वता बनी जाएगी। फिर ये इस यहाँ पर अगर मान लेता है तो यहाँ पर ये निर्णय मान लो उस हिसाब से नहीं देना चाहता, ये व्यक्ति निर्णय उचित दे रहा है लेकिन ये ऐसा उचित का समर्थक नहीं है, तो एक्चुअली में क्या होगी, इनके बीच द्वंद्वता देखने को मिलेगी। यानी कि जो सामाजिक संगठन है, उस सामाजिक संगठन में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति विधायी कार्यकारी न्यायपालिका एक रूप में नहीं तीनों अंग ले सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता है। इनके लिए उन्होंने अलग अलग विधायी कार्यकारी और न्यायपालिका की शक्तियां हैं उनका विभाजन किया है कि विधायी शक्तियों में रहने वाले व्यक्ति दूसरे रहेंगे, कार्यकारी जो निर्णय लेने वाले व्यक्ति दूसरे होंगे, राइट, और न्यायपालिका के जो जो व्यक्ति होंगे वो दूसरे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि विधि बनाने के लिए कुछ लोग होंगे, कुछ इसको लागू करने के लिए भी कुछ लोग होंगे, और इसके लिए न्याय देने के लिए भी कुछ लोग होंगे। तो निश्चित रूप से ये एक ही दूसरे, ऐसा नहीं होगा कि वही विधि में है, वही इसमें कार्यकारी में, वही न्याय में है, ऐसा नहीं होगा। ये तो फिर एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्रभुसत्तावादी को वो समर्थक हो जाएगा। तो इन्होंने इस प्रकार के विचार नहीं दिए हैं, इन्होंने यही कहा है कि विधि के बनाने वाली व्यवस्था अलग रहेगी, कार्यकारी संस्था अपनी अलग रहेगी, और न्यायपालिका की संस्था अपनी अलग रहेगी। तो इन तीनों को संस्थाओं के आधार पर उन्होंने अलग अलग विभाजन किया है। यही शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है, सेपरेट ऑफ पावर्स, राइट। तो ये जो सिद्धांत देखने को मिलता है ये आपको मिल जाएगा अमेरिका में।
अमेरिका में देखने को मिलेगा। अमेरिका में विधायी शक्तियों का अलग है, कार्यकारी अलग है और न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग हैं, ठीक। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में यही चीज़ है, भारत में भी यही चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन भारत में थोड़ा अंतर यही है कि जो विधायी है और कार्यकारी शक्तियाँ हैं, जो विधायी शक्तियाँ जो होती हैं, जो विधायी लोग होते हैं, वो ही एक्चुअली में यहाँ से उठकर कार्यकारी में जाते हैं। जैसे संसद है, संसद एक विधायी है, राइट, एक विधि बनाने विधायिका है संसद, और विधायिका के तो 3 अंग होते ही हैं, जिसमें राष्ट्रपति आता है और लोकसभा राज्यसभा ये आ जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये क्या है, विधायिका के अंतर्गत आते हैं। और कार्यपालिका भी है, और जो कार्यपालिका जो अंग है ये एक्चुअली में ये कहीं अलग से अंग नहीं है, ये एक्चुअली में इससे ही उठकर ही बनती है, इससे ही उठकर बनती है। और ये 15% होती है, ये आपने देखा होगा 1992 का जो संशोधन हुआ था उसमें 15% कर दिया है। तो भारत की जो देखी जाए जो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है, वो कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से ओवरलेप होते हैं, ओके। लेकिन विधायिका जो होती है वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अरे सॉरी, कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि इसमें ऐसा उत्तरदायित्व का नहीं है, ये तीनों अलग अलग अपने काम करते हैं, ये अमेरिका में देखने को मिलता है, जबकि भारत में ओवरलैपिंग होती है। और जो लेकिन जो न्यायपालिका का जो अंग है ये पृथक्करण है, न्यायपालिका है इसका अंग जो है वो पृथक्करण है। इसमें देखा जाए तो न्यायपालिका में कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, इसके डिसीजन इसके स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि न्यायपालिका जब कोई निर्णय अगर काम करती है, तो अगर वो ऐसा होता है कि ये निर्णय होना चाहिए, कोई निर्णय होना चाहिए, देश की जनता के लिए निर्णय होना चाहिए, तो वो कार्यपालिका को ये कह सकती है कि आप 6 महीने में ऐसा कोई डिसीजन लें या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं ताकि जनता के प्रति ठीक हो। तो वो इस चीज़ को बोल सकता है, सॉरी इसको विधायिका को, ठीक, इस चीज़ को विधायिका को ये चीज़ें बोल सकता है, ना कि कार्यपालिका को, ठीक है। वो स्वयं में निर्णय ले सकता है, लेकिन वो निर्णय तभी सर्वोपरि माना जाएगा जब वो 6 महीने में विधायिका उस पर एक्ट बनाती है। तो न्यायपालिका जो है एक प्रकार से इन तीनों दोनों से अलग है, ये भारत में देखने को मिलता है। भारत में ओवरलैपिंग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मानतेस्क्यू सिद्धांत पर ये भी आधारित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधानवाद के अंतर्गत जो मानतेस्क्यू शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत दिया था, वो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के विकास के लिए, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का स्वतंत्रता का विकास के लिए भी इस प्रकार का सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया था, ओके। और इससे क्या है कि नागरिक स्वतंत्रता है, उसमें भी सभी को हर प्रकार की घूमने का भी डिसीजन मिलेगा, वहाँ पर हर जगह बसने का, ये तो भारत में भी है, ओके। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। मॉन्टेस्क्यू ने जो विचार दिए थे किस प्रकार से थे। निष्कर्ष की अगर हम बात करें, निष्कर्ष में अगर आप समझना चाहो तो निष्कर्ष में आप ये समझ सकते हो कि इन्होंने सामाजिक जीवन को ही राज्य की उत्पत्ति माना है, जिसके अंतर्गत इन्होंने एक सामुदायिक व्यवस्था में निहित व्यक्तियों की संप्रभुता को उचित माना है। दूसरी बात आप इसमें कर सकते हो कि इन्होंने संविधानवाद को मानते हुए इन्होंने लोकतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था का समर्थन करते हुए लोगों की स्वतंत्रता समानता का इन्होंने एक विस्तार किया है, और साथ ही साथ ये सकारात्मक कानून और प्राकृतिक कानून के मिला जुला रूप इनका एक कानूनी व्यवस्था सिद्धांत है, जो प्रत्यक्षवादी एवं सापेक्षवाद के बीच एक संतुलन को प्रभावित करता है। इस प्रकार से आप ये निर्णय दे सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि इनका जो व्यवस्था सिद्धांत रहा है वो क्या क्या रहा है, क्लैरिटी हो गई। 1-2 बार आप पढ़ोगे तो 100% बन जाएगा। मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। मॉन्टेस्क्यू विचार एक संवेदनशील, सहनशील और सरल है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर इस बार समझ में आ गया होगा।